बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात का बजेगा डंका, इसकी होगी मार। विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, मैं दीपक। आप देख रहे हैं NI TV। आगामी नवंबर में विधानसभा चुनाव होने सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आज हमारे साथ मौजूद है शहर भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जी जैन। आज हम उनसे जानेंगे आज दिन तक उन्होंने क्या क्या किया, आगामी चुनावी क्या दावे हैं। सर, पहले तो आपका नमस्कार हमारे चैनल में। NI TV आज मेरे से रूबरू होने आया है। TV परिवार का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। आज मैं राजनीतिक मेरा जीवन 1967 में संघ के स्वयंसेवक से प्रारंभ हुआ। 1975 में संघ के निर्देश पर आपातकाल के अंदर जेल गया और उसके बाद निरंतर 77 से पार्टी ने उस समय जिम्मेदारी दी मुझे जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में कि आप जाओ, क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं को बहुत अभाव है। उस समय से मेरी राजनीतिक यात्रा चालू हुई। जनता पार्टी, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर 6 बार जिलाध्यक्ष रहा और विभिन्न पदों पर मैंने अपने पार्टी ने जो जिम्मेदारी तय की वो आज तक निभाता है। नए वोटर है जो आपकी बार पहली बार वोट देंगे, वैसे तो आपको काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन नए वोटर है उनके बारे में आप राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई और प्रॉपर आप कहाँ से है, तो थोड़ा परिचय। सन 1967 से पहले मैं डूंगरपुर में पढ़ा। सेमारी मेरा मूल गांव है और 67 से लेकर उदयपुर में हूँ। मतलब मेरे को 55 वर्ष तो उदयपुर में हो गए, 12 वर्ष 13-14 वर्ष जरूर मैं गांव में रहा। और नए वोटर्स को मेरा तो यही कहना है कि पिछले समय में आज़ादी के 60 वर्ष तक कांग्रेस ने धोखा किया है। इंदिरा गांधी एक नारा देती थी, इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है। गरीबी, कभी गरीबी हटाओगे नारे से कांग्रेस आई। गरीब हट गया, लेकिन आज तक वो नारा सपना पूरा नहीं हुआ। गरीबी, इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है। तो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो मालूम नहीं, पर 10 करोड़ घरों के अंदर लाइट का कनेक्शन नहीं था। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी छलावा नहीं किया। उन्होंने घोषणा की कि हर घर में शौचालय, हर गांव, हर शहर के अंदर स्वच्छता, हर व्यक्ति को रोजगार। आपने देखा होगा कि पिछले 9-10 वर्षों के अंदर युवाओं का रोजगार बढ़ाया, विभिन्न योजनाएं। उन्होंने कोई इस ढंग की जो रेवड़ियाँ बांटने का काम नहीं किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। रेलों के अंदर ये रेल चालू कर दूंगा, ये नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों के अंदर विदेशों के समकक्ष की ट्रेन वंदे मातरम, मेरा अंदाज है 75वीं जन्म आज़ादी के पूरा होने तक कुछ ज़रूर विलम्ब हुआ है। देश के अंदर ऐसी वंदे मातरम ट्रेन चालू हो रही है जिसकी कल्पना न तो आज़ादी के इतने वर्षों में, मात्र शायद मेरा अंदाज है कि 20 ट्रेन जो अपने ये राजधानी एक्सप्रेस या ये कहते हैं, और उससे कई गुनी अपग्रेड ट्रेन वंदे भारत चालू की है। तो उससे देश के अंदर व्यक्ति का, हर देशवासी की स्पीड बढ़ी है। और आगामी समय के अंदर ये आने वाले देश की दिशा है। जैसा कि हम देखते थे कि पहले मैं कई बार गया हूँ दिल्ली से मेरठ 3-4 घंटे लगते थे। अब 45 मिनट के अंदर 82 किलोमीटर। वंदे भारत का नया नाम दिया है, मैं वंदे मातरम, शायद वंदे भारत एक्सप्रेस। अब जो काम 4 साल में 4 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, वो 82 किलोमीटर 45 मिनट में ट्रेन जाएगी। ऐसी कई योजनाएं हैं। आपने देखा होगा कि रोजगार के लिए अभी विश्वकर्मा योजना चालू की, गरीब के हाथ में फोकट कर नहीं दिया है। मात्र एक योजना जो किसान निधि की है, तो वो गरीब किसान है, उसको पूछोगे तो उसका महत्व क्या है कि जब गांवों के अंदर फसल आती है, किसान घर घर
आशा भरी निगाहों से देखता है कि मैं खेती के अंदर मेरा बीजारोपण करना कहाँ से लाऊंगा। तो आज शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है पहले 6,000 थे, उसको 8,000 रुपये ये किसान निधि देंगे। तो ये वर्ष भर में 3 बार देते हैं, तीनों फसलों को लाने के लिए देंगे। इसी तरह से यूरिया पहले काफ़ी महंगा था, अब शायद तरल यूरिया भी ला रहे हैं। तो उससे क्या है, उससे किसान की मजदूरी भी कम हो जाएगी। मुझे याद है कि सन 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो उन्होंने देश के अंदर उस समय मुझे पूरी एग्जैक्ट आबादी तो मालूम नहीं है, पर 60 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, 50-60 करोड़। उस समय देश के अंदर खाद्यान्न का बहुत भारी अभाव हो गया था। और माइलो कहते थे, लाल गेहूँ आते थे जो समुद्र में फेंकती थी, क्या कहते हैं, अमेरिका, उस गेहूँ को भी देने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद से जो पिछले वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने, आज अब विश्व के कई देशों को गेहूं भी निर्यात किया जा रहा है। तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाले कई कदम इस देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 9 वर्ष के अंदर 10वें नंबर पर भारत था सभी दृष्टियों से, विश्व के आर्थिक दृष्टि से। तो आज हमारा देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, 5वें तक तो आ गया है। और इस 2-3 वर्षों के अंदर ये तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। मतलब दुनिया के अंदर अंग्रेज़ों ने हमारे पर सैकड़ों वर्षों तक राज किया, लेकिन आज हम देखते हैं कि कई ऐसे विदेशों के अंदर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो इससे बड़ा इस देश का गौरव कोई बढ़ा नहीं सकता है। आज पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर बनी हुई है कि भारत दुनिया कैसे चलेगी, ये भारत तय करता है। और सभी की निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है। इससे बड़ा गौरव इस देश का हो नहीं सकता। आपकी प्रत्याशी घोषणा के बाद लगातार पारस जी का शहर में विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान नहीं है, इससे आप कैसे निपटेंगे? कि पार्टी के कार्यकर्ता सभी पार्टियों में मतलब प्रतिस्पर्धा होती है, टिकट मांगने वाले भी कई कार्यकर्ता होते हैं। अब उनमें से चयन तो एक का होता है। अब पार्टी सभी दृष्टियों से इन पे विचार करती है, और ये कोई यहाँ के लेवल पे नहीं होता है, ठेठ केंद्रीय संसदीय बोर्ड इस बारे में निर्णय करता है। तो प्रतिस्पर्धा दबाव की राजनीति से हमारी पार्टी मुक्त है। तो उनमें से अधिकांश कार्यकर्ता पहले दिन मेरे साथ हुए। अब ठीक है, इनका आक्रोश ज़्यादा होगा, इन्होंने सोचा होगा कि मेरे को ही टिकट मिलने वाला है, कौन सा मैं भी स्वयं 4 साल पहले उप जिला प्रमुख का दावेदार था। पार्टी ने पारस जी को दावेदार बनाया था। मैंने तो एक क्षण के लिए भी कोई, न तो जितने दिन हुए उतने घंटे भी मैं हताश निराश या एक लाइन भी मैं पार्टी के लिए नहीं बोला। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने अधिकार को तो ये माने हैं, पर पार्टी के अंतिम निर्णय को भी उनको अपना अंतिम निर्णय मानना चाहिए। और आगामी समय में मैं निश्चित रूप से उनको वर्षों से जानता हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन 45 साल का, तो उनका भी 30 वर्ष का है। तो 30 वर्षों की राजनीतिक जीवन के अंदर संघर्ष से जुड़े हुए हैं, मेरे छोटे भाई की तरफ है। मुझे भरोसा है कि आगामी 1-2 दिनों के अंदर, जैसा कि आवाज़ उनकी पार्टी के प्रति ठीक हो रही है, आक्रोश कम हुआ है, और निश्चित रूप से आगामी 1-2 दिनों के अंदर मेरे साथ हो। अगर आप पे विश्वास करके आपको विधायक बनाती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? ऐसा है कि पार्टी सुकड़िया जी से लेकर गुलाब चंद जी कटारिया से लेकर भानु कुमार जी शास्त्री ने इस शहर को खूब सजाया है, सजवाया है। वैसे एलिवेटेड रोड जो गुलाब चंद जी कटारिया की पहली प्राथमिकता थी, अब किन्हीं कारणों से वो फाइल दफन हो गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ के विधायक का प्रत्याशी होऊंगा। तो 4 साल के अंदर उस फाइल को दफन की हुई मैंने जिंदा की। 2.25 किलोमीटर लंबी थी, नटराज होटल से कलेक्टर ऑफिस तक थी। मैंने उसको रेलवे स्टेशन से लेकर कलेक्टर निवास तक किया, और 400 करोड़ की 215 करोड़ में बन रही है वही रोड। तो
तो उसकी डीपीआर तैयार है और मेरा अंदाज़ है कि अगर आचार संहिता नहीं होती तो उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाती। इससे शहर के अंदर जो भीड़ तंत्र का दंश झेल रही है उदयपुर की जनता, उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि शहर के अंदर कई बातें हैं। ये बात सही है कि मैं कोई इस लाइन में इतना नहीं था कि इस बारे में चिंतन करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि जिस दिन जनता विश्वास करके उदयपुर से मुझे चुनाव जीता देगी तो होटल एसोसिएशन, टूरिस्ट एसोसिएशन, व्यापारी संगठन, इन सब से चर्चा करके जो भी इस उदयपुर शहर के लिए आवश्यक होगा और जिसको मैं निश्चित रूप से ऊपर लेवल पर, क्योंकि आने वाली सरकार राजस्थान की भी, केंद्र की भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मेरे लिए आसानी होगी कि दोनों सरकार, डबल इंजन सरकार अगर राजस्थान में बनती है, केंद्र में बनती है, तो इन सब कामों को पूरा करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और आपने देखा होगा कि पिछले 9 वर्षों के अंदर विकास की चरम ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी एक भी प्रधानमंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बावजूद भी मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। भ्रष्ट कांग्रेसियों ने रफाल, खाद घोटाला, कई घोटाले करके इस देश के करोड़ों रुपए खा गए हैं। जो आज ये कह रहे हैं कि हम अपने आप का ईमानदारी का तमगा लेके जो घूम रहे हैं, तो आज वही देश है, वही सरकार बदली है, व्यवस्था बदल गई है। तो निश्चित रूप से पार्टी के, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होगी। मात्र मैं एक उदाहरण दे के बात अपनी ख़त्म कर दूंगा। पार्लियामेंट को बनने के लिए 850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 100 वर्षों की पार्लियामेंट जो नई बनी है उसके लिए भी कांग्रेस ही विरोध कर रहे थे उस समय, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अडिग रहकर पार्लियामेंट, आज़ादी के 75 वर्ष के अंदर पार्लियामेंट बना है। उससे 1.5 राशि इस उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में नरेंद्र मोदी ने दिया है। 20 शहरों में चयन किया है। ये कोई साधारण काम नहीं है। 20 से आज आप देख रहे हो कि नगर परिषद को मात्र 4 साल के अंदर मेरे को भरोसा है कि एक वार्ड पे औसत 3-4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 17 वार्डों पे 65 करोड़ रुपए खर्च हो जाते थे, लेकिन स्मार्ट सिटी के बनने के बाद मात्र 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए खर्च हुए। सड़कें ऐसी हैं जो 40 साल तक टूटेगी नहीं। लाइटें अंडरग्राउंड हो गई हैं, तो वर्षों तक इसका मेंटेनेंस आएगा नहीं। सीवरेज नीचे डल गई है, वो होगा नहीं। अब सबसे बड़ी राहत, ये कोई छोटी मोटी राहत नहीं है कि हिरणमंगरी से टेम्पो में बैठता था आदमी, अगर उसको हॉस्पिटल जाना होता तो 50 रुपये देने पड़ते थे। इस मातला मंगरा से अगर फतेहपुरा जाना होता तो 100 रुपये देने पड़ते थे। मात्र 5 रुपये के अंदर आज स्मार्ट सिटी बनते ही 50 नई बसें दी है, और नई बसों के अंदर 5 रुपये, 7 रुपये और 10 रुपये के अंदर उदयपुर पूरा शहर घूम जाता है। और आगामी समय में और बसें सरकार उपलब्ध करा रही है, रूट तय हो रहे। ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुलाब जी, भाई साहब का सपना था कि आर्ट पेरिस बने, इसको लेकर आप विधायक बनते तो कि वेनिस में कई बार गया हूँ। वेनिस तो प्रकृति ने बनाया है, वो न तो मैं बना सकता हूँ और न और कोई बना सकता है। लेकिन स्वरूप सागर से लेकर जो अपना मादली इंडस्ट्रियल एरिया से आगे है, जहाँ तक सिटी का लास्ट भाग है, वहाँ तक अगर दोनों तरफ 15 फीट, 17 फीट, 20 फीट, मुझे नहीं पता, टेक्निकल जो भी आवे, दोनों तरफ अगर रिंग रोड बनकर और 2 एनीकट बन जाते हैं और उसके चारों तरफ पेड़ लग जाते हैं और उसी में से बेंचें लग जाती है, जिसके ऊपर स्कूटर से, साइकिल से अब कौन घूम पाएगा, कैसे घूम पाएगा, तो मिनी साबरमती रिवर फ्रंट ये निश्चित रूप से बन पाएगा और एक नया पर्यटक स्थल डेवलप हो पाएगा। शहर की पहाड़ियाँ लगातार चलने की जा रही है भूमाफिया द्वारा, कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी अनदेखी है। अगर आप विधायक बनते तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? ऐसा है, ये बात सही है। आज से सभी सरकारें
इस बात के ऊपर ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाई। मैं अनदेखी नहीं कर रहा हूँ, चिंतन नहीं कर पाई, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। अब कितना ला पाऊँ नहीं ला पाऊँ ये मैं नहीं कह सकता, झूठी बात कह नहीं सकता, लेकिन ये बात ज़रूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी कीमत पे नई पहाड़ी चली नहीं जाएगी आगामी समय में। आप अगर पूरी तरह से अध्ययन करोगे तो ये सन 1980 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ है, मैं पूरा मुझे याद है। उस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर ये सब पहाड़ियाँ और जो भी ये जंगलात को, उसके अंदर कुल ज़मीन का 10%, आंकड़ा हो सकता 9 होवे 11 होवे, तो ये सारी ज़मीनें आवंटित की। तो आज ये ज़मीनें सुरक्षित हो गई हैं थोड़ी बहुत। अब उसमें छलनी कानूनी दाव पेच के अंदर, कानूनी प्रक्रिया के अंदर रास्ता ढूंढ के इन लोगों ने ज़रूर कब्जे किए। उसमें से कैसे ठीक हो पाएगा ये मैं आने वाले समय में बता पाऊँगा। और निश्चित रूप से टूरिस्ट एजेंसियां हैं, होटल व्यवसायी हैं, इस क्षेत्र के सारे इंजीनियर्स हैं, उनके सहयोग से जब भी मैं विधायक बनूंगा, पहला काम इन सबसे सलाह मशविरा करके इनकी जो राय होगी उनसे चर्चा करके निश्चित रूप से आने वाली सरकार दोनों हमारी होगी, तो उन सबको मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।